कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड परीक्षावाणी, जिसमें हम इस परीक्षावाणी का जो पहला चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन की हमने यहाँ पे अभी तक 21 वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने यहाँ पे 1000 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। इस जो ये पहला चैप्टर है तो इसमें पूरी किताब का सार दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रा से होके गुजरती है। और शुरुआत कहाँ से होती है तो पिथौरागढ़ के धारचूला से ये यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा 160 किलोमीटर तक की मानी गई है। तो मैंने जो हमारी यहाँ पे जिला सीरीज़ जो है, तो जिला सीरीज़ में मैंने पिथौरागढ़ जनपद में मानसरोवर यात्रा का मैंने वहाँ पे रूट बनाया है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर एक बार देखिए जिला सीरीज। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस यात्रा को राज्य में 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। तो खतलिंग रुद्रादेवी यात्रा को कहा जाता है, ठीक है, जो कि टिहरी में होती है। 5वां धाम यात्रा, ठीक है, ये खतलिंग रुद्रादेवी यात्रा है और इसका आयोजन टिहरी जनपद में होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिवर्ष धनतेरस पर हरियाली देवी की कांठा यात्रा आयोजित होती है, तो वो होती है रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि पवाली कांठा यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है। तो ये टिहरी में आयोजित की जाती है, ठीक है। हरियाली देवी की कांठा यात्रा रुद्रप्रयाग में होती है और पवाली कांठा यात्रा ये टिहरी जनपद में होती है। अगला क्वेश्चन है, दयोरा धार्मिक यात्रा की जाती है, तो ये पिथौरागढ़ में की जाती है, ठीक है। 1.5 साल तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाली ये यात्रा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्णोत्सव या वारुणी यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तरकाशी जनपद में। अगला है यहाँ पे, सेलकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो सेलकू उत्सव ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मनाया जाता है उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो ये टिहरी में किया जाता है, ठीक है। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन टिहरी जनपद में होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने कहाँ जाते हैं। तो ये जाते हैं माता मूर्ति मंदिर, जो कि माणा में स्थित है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं आभूषणों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मुरखुली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये पहना जाता है कान में, ठीक है। कान में मुरखुली जो आभूषण होता है ये कान में पहना जाता है और इसको मुर्खी भी कहा जाता है। इसके अलावा कान में पहनने वाले कुछ अन्य जो आभूषण हैं तो वो हैं, एक तो बुजनी है, तुगियल, गोरख, इसके अलावा झुमके या झुपझुपी इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, झुपझुपी या झुमके ये भी कान में पहने जाते हैं। एक है कर्णफूल या कनफूल भी इसको कहते हैं, कुंडल, बाली, और इसके अलावा एक और है यहाँ पे जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो वो है उतरेले, ठीक है। उतरोले इसको कहा जाता है, ये भी कान में पहनने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा एक है बुजनी, इसको भी कानों में पहना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, नाक में पहने जाने वाले आभूषण, तो ये है बुलाक व फुल्ली। इसके अलावा नथ या नथनी, जो कि यहाँ पे काफ़ी इजी है, इसको तो हम देखते ही बता देंगे। अगला है यहाँ पे, तिलहरी आभूषण पहना जाता है। तो तिलहरी जो आभूषण ये कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है गले में, ठीक है। गले में जो पहने जाने वाले कुछ अन्य आभूषण भी हैं, तो जैसे चंद्रहार, इसको लॉकेट भी कहा जाता है, हंसुला,
या हंसुली भी कहा जाता है, ठीक है, इसको सूत भी कहा जाता है। तो ये भी गले में पहनने वाला है। चरे, चरियो या हमेल या चवन्नी माला भी होती है, तो उसको गले में पहना जाता है। इसके अलावा एक होता है गुलबंद, जिसको गुलूबंद भी कहा जाता है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तिलहरी भी एक आभूषण है जिसको गले में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रोली, चंपाकली, ये जो आभूषण है इनको गले में पहना जाता है। तगड़ी या इसको कई जगहों पे तिगड़ी भी कहा गया है। तो ये जो आभूषण पहना जाता है तो ये कमर में पहना जाता है। अगला यहाँ पे देखते हैं, पौंछी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है हाथ में। इसके अलावा कुछ अन्य आभूषण हैं जो हाथों में पहने जाते हैं, जैसे धगुला, इसको खंडवे भी कहते हैं, ठीक है। मैदानी भागों में इसको खंडवे कहते हैं या इसको धागुली या धागुल भी कहा जाता है। गोंखले, गुंठी, ठ्वाक, ठीक है, इसको गुंठी या ठ्वाक भी कहते हैं। इसके अलावा हाथों में जो ठीक है, जो ये ठ्वाक होता है ये कलाई से कोहनी तक पहने जाते हैं। इसके अलावा हाथों में अंगूठी, गुंठी, तो इसको मुंदड़ी, मुंदड़ी या मुद्रिका भी कहा जाता है। गोखले तो है ही जिसको ये बाजूबंद में पहना जाता है, ठीक है, इसको बाजूबंद भी कहते हैं। गोखले जो है इसको बाजूबंद भी कहते हैं। और धागुला, इसको मैदानी भागों में खंडवे कहा जाता है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो पैरों में पौंटा, जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, पौंटा, झांवर, इसको झिंवरा भी कहा जाता है। अमृति तार, इमरती, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पवल्या, जो बिछुआ होता है उसको पवल्या भी कहा जाता है। पाजेब या इसको जेवरी भी कहा जाता है। और एक होता है कंडुआ, ठीक है, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको सुदमन भी कहा जाता है। तो ये हैं यहाँ पे पैरों के आभूषण। अगला क्वेश्चन है, स्यूण सांगल आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? ठीक है, स्यूण सांगल आभूषण ये कंधे पर पहना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 2011 में राज्य की कुल आबादी कितनी थी? तो 2011 के अनुसार जो राज्य की आबादी थी वो थी 1,86,02,92। ये राज्य की कुल आबादी थी, जो कि पूरे देश का लगभग 0.83% था। ठीक है, उत्तराखंड में पुरुषों की आबादी कितनी है? तो ये है 50.93%। उत्तराखंड में महिलाओं की जो आबादी थी तो 49.07%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का जो स्थान रहा है तो वो है 20वां स्थान। तो उत्तराखंड का 20वां स्थान है। 2014 में तेलंगाना बना था तो इसीलिए उत्तराखंड 21वें स्थान पर आ गया है। 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी कितनी है? तो पर्वतीय जो आबादी है राज्य में, ठीक है, कुल जनसंख्या में से तो वो है 64.90%। ठीक है, जो मैदानी है तो मैदानी यहाँ पे 35.10% है, जबकि शहरी आबादी कितनी है तो 30.23% और ग्रामीण आबादी है यहाँ पे 69.77%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में है 58.07% आबादी है और कुमाऊं मंडल में जो आबादी है तो 41.93% की आबादी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर थी 2011 के अनुसार 18.81%। राज्य के किस जनपद में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है? तो यहाँ पे हुई है 2 जनपदों में बढ़ोतरी हुई है, देहरादून और हरिद्वार में। ठीक है, देहरादून में सबसे ज़्यादा हुई है, यहाँ पे देख लेते हैं। 2001 में देहरादून की जो दशकीय वृद्धि थी तो वो थी 25%। ठीक है, और 2011 में ये बढ़कर 33% हो जाती है।
हरिद्वार में जो 2001 में 10 की वृद्धि थी 28% और 2011 में ये 30% हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यानी कि 33% देहरादून में हुई है। तो सबसे ज़्यादा देहरादून में 10 की वृद्धि की बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार किन जनपदों में 10 की वृद्धि दर शून्य से नीचे रही है। तो ये रही है 2 जनपदों में। ठीक है, पौड़ी और अल्मोड़ा में। पौड़ी में -1.4% और अल्मोड़ा में -1.28% ये रही है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 की वृद्धि दर क्या थी। तो ये थी 17.70%। ठीक है, 17.70%। 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व कितना था। तो ये था 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम देश का जनघनत्व की बात करें तो 382 देश का जनघनत्व था। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान रहा वो है 25वां स्थान। और 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात था वो था 963 और देश में जो पूरा लिंगानुपात था वो था 943। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में लिंगानुपात में देश में उत्तराखंड का स्थान रहा है तो ये रहा है 13वां। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात था तो 890 था। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है अल्मोड़ा और सबसे कम वो है हरिद्वार में। 2011 में राज्य में औसत साक्षरता कितनी थी। तो ये थी 78.82% थी। ठीक है, देश में अगर बात करते हैं तो देश में साक्षरता दर थी 73% और पुरुष साक्षरता दर थी उत्तराखंड में 87% और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी तो वो थी 70%। ठीक है, उत्तराखंड में। 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान था। ठीक है, 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान था तो वो था 17वां स्थान। महिला साक्षरता में राज्य का देश में जो स्थान था तो वो 20वां था। किन 2 जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने की बजाय घटी है। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा है तो पौड़ी और अल्मोड़ा में। सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जिले। तो सर्वाधिक आबादी वाला जो जिला है वो है हरिद्वार और सबसे कम आबादी वाला जिला है रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि वाले जनपद हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला जो जनपद है वो है ऊधम सिंह नगर और सबसे कम वृद्धि वाला जो जनपद है तो वो है पौड़ी। ठीक है, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है वो है अल्मोड़ा जिसमें 1139 और हरिद्वार सबसे कम जिसमें 880 है। सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक व सबसे कम। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हरिद्वार जिसमें 801 है और सबसे कम है उत्तरकाशी जिसमें 41 है। सर्वाधिक व सबसे कम औसत साक्षरता वाले जनपद। ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा औसत साक्षरता वाले जो जिले हैं तो सबसे ज़्यादा है देहरादून में और सबसे कम है ऊधम सिंह नगर में। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या व प्रतिशत है तो ये है 18.8%। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है अनुसूचित जाति की तो वो है यहाँ पे 18,92,516। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है तो वो है 936। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति में तो 963 है। सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जनपद। तो सबसे ज़्यादा है हरिद्वार में अनुसूचित जाति जनसंख्या और सबसे कम है चंपावत में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एससी की बात करते हैं परसेंट में। ठीक है, एससी की अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा निवास है बागेश्वर में और सबसे कम है देहरादून में। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिशत वाले जनपद हैं तो हरिद्वार और चंपावत है। ठीक है, एसटी जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जो है वो है ऊधम सिंह नगर और एसटी प्रतिशत सर्वाधिक है ऊधम सिंह नगर ही सर्वाधिक है और सबसे कम है टिहरी। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर
एसटी में सबसे कम रुद्रप्रयाग है, ठीक है। सर्वाधिक है उधम सिंह नगर, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। और एसटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रतिशत में, ठीक है, ये जनसंख्या है और ये प्रतिशत है, तो सर्वाधिक ये भी उधम सिंह नगर है और सबसे कम ये टिहरी यहाँ पे हो। अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता है तो वो है यहाँ पे 74.4%। एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी में जो साक्षरता दर है वो है 73.9%। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की पुरुष व महिला साक्षरता दर है तो पुरुष की है यहाँ पे 84.3% और महिला जो साक्षरता दर है 64.1%, ठीक है, अनुसूचित जाति की। एसटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पे 83.8% है और महिला की है यहाँ पे 62.5%। राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी तो ये की गई थी 2013 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की 70 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है, ठीक है। तो विधानसभा सीटों में से 70 सीटों में से 13 जो सीट हैं वो यहाँ पे आरक्षित हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी सीटें हैं। तो एससी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे हरिद्वार में 3 सीटें हैं, ठीक है, हरिद्वार में 3 सीटें हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। दूसरी है यहाँ पे तीन सीटें हरिद्वार में है। चौथी जो सीट है वो है राजपुर, ठीक है, देहरादून की राजपुर है। पांचवी सीट है गंगोली घाट, ठीक है, पिथौरागढ़ की गंगोली घाट। छठवीं है यहाँ पे बाजपुर सीट जो कि उधम सिंह नगर में है और 7वीं है यहाँ पे पौड़ी सीट जो, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की पौड़ी सीट है। 8वीं है यहाँ पे घनसाली, ठीक है, 8वीं जो सीट है वो है घनसाली, टिहरी की घनसाली। 9वीं है यहाँ पे पुरोला जो कि उत्तरकाशी की है और 10वीं है यहाँ पे थराली जो कि चमोली जनपद में है। 11वीं है यहाँ पे बागेश्वर की बागेश्वर सीट और 12वीं है यहाँ पे नैनीताल की नैनीताल सीट और 13वीं है यहाँ पे अल्मोड़ा का सोमेश्वर जो सीट है, ठीक है, वो यहाँ पे आरक्षित है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी में 2 सीटें आरक्षित हैं, चक्राता जो कि देहरादून में है और नानक मत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण है तो वो है 19%, ठीक है, और अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी में 4% है। अगला है यहाँ पे राज्य सरकार के 20 लाख तक के ठेकों में एसटी और एससी हेतु आरक्षण है तो ये 10% है। जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया था तो ये किया गया था 1967 में। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है तो वो है थारू जनजाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है तो वो है नानक मत्ता व चक्राता। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।